नमस्कार दोस्तों। आज़ादी से पूर्व बिहार के मधुबनी जिले में एकमात्र वो ऐसी कौन सी बैठक थी, उस बैठक में ऐसी कौन सी पॉलिसी पर सहमति बनी, ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई गई उस बैठक में, जिसके कारण 22 वर्षों तक यानी 1984 ईस्वी तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिला दिया था। और 1984 के बाद से अब तक ऐसी कौन सी बैठकें की जाती है, ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई जाती है जिसके तहत आज भी बिहार की आधी आबादी बाढ़ से प्रभावित रहती है। दरअसल शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर आलाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। उस बैठक में सभी जिले के डीएम और एसपी भी जुड़े हुए थे। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके की ये पहली बैठक है, बल्कि बाढ़ से पूर्व इस तरीके की बैठक हर वर्ष की जाती है। फिर भी बिहार की आधी आबादी बाढ़ से प्रभावित ही रहती है। लाखों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण कर्ज के मारे हजारों लोगों का पलायन होते रहता है। आखिर क्यों? आखिर हर वर्ष की जाने वाली ऐसी बैठक में किस नीति के तहत ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जिसके कारण बाढ़ से बिहार को मुक्ति नहीं मिल पाई अब तक? जबकि आज़ादी से पूर्व बिहार के मधुबनी जिले में मात्र एक बैठक की गई और उस बैठक में एक ऐसी पॉलिसी पर सहमति बनी कि 22 वर्षों तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिला दिया था। इसलिए आज मैं दोनों बैठक के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि मुख्यमंत्री की इस बैठक के बारे में आपने कई बार कई सारी बातें सुना होगा, लेकिन आज मैं इन दोनों बैठक के बारे में जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ यह याद दिला दूँ कि उत्तर पूर्व बिहार में जो भी उद्योग लगे, जो भी कल कारखाने लगे, वो सभी के सभी 1962 ईस्वी के बाद और 1984 से पहले ही लगे हैं। उस दौरान कई फैक्ट्रियां लगाई गई। उसी समय बनमनखी का चीनी मिल, सहरसा का पेपर मिल और कटिहार में जूट मिल की भी स्थापना की गई थी उसी वक्त। ऐसी तमाम छोटी बड़ी फैक्ट्रियां 1962 के बाद से लगने लगी थी। यहाँ तक कि राजस्थान से मारवाड़ी समुदाय के व्यापारी भी इस क्षेत्र में आकर अपना व्यवसाय करने लगे। मिथिला समेत उत्तर पूर्व बिहार के सभी बाजारों में आज भी कुछ मारवाड़ी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। 1962 के बाद से इस क्षेत्र में हर प्रकार की खेतियां होने लगी थी। किसानों में खुशहाली आ गई थी, पलायन थम सा गया था। लेकिन जब 1984 में नभट्टा के पास बांध टूटा तो उसके बाद की सभी सरकारों ने हर वर्ष बैठकें तो की, लेकिन किसी सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचा नहीं पाया। हर वर्ष बांध टूटते रहे, लाखों लोग प्रभावित होते रहे और बाढ़ से पूर्व हर वर्ष इसी तरीके की बैठकें भी की जाती रही। ऐसे ही बाढ़ से पूर्व तैयारियों का जायजा लेते रहे, लेकिन किसी ने उत्तर बिहार के लोगों को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला सका। जबकि आज़ादी से पूर्व देश के बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा जैसे देश के बड़े बड़े नेताओं की एकमात्र बैठक ने लाखों लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिला दिया था। आखिर उन नेताओं ने ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई थी जिसके तहत उत्तर पूर्व बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल गया था? और इन नेताओं की ये कौन सी पॉलिसी है, ये सभी अधिकारी कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं जिसके तहत बिहार कभी बाढ़ से मुक्त हो ही नहीं सका? तो आप जान लीजिए, वो पॉलिसी है आपदा को अवसर में बदलने का। जब 1984 में नभट्टा का बांध टूटा, उसके बाद जिस तरीके से राहत सामग्री बांटी गई, सरकारी खजानों से जिस प्रकार रुपया खर्च किया गया, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों और नेताओं को जरूर लुभा गया। उनकी नज़र बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जाने वाली राहत पर कहीं ना कहीं जरूर पड़ गई। इसलिए अधिकारियों और नेताओं ने शायद ये पॉलिसी तय कर लिया कि बांध टूटेगा तभी तो मरम्मती की योजना आएगी, बाढ़ आएगा तभी तो राहत सामग्री भी बांटी जाएगी, बाढ़ आएगा तभी तो फसल क्षति का मुआवजा भी दी जाएगी, बाढ़ के पानी से जब सड़कें टूटेंगी तभी तो सड़क निर्माण की योजनाएं आएंगी। शायद इसी पॉलिसी पर बिहार की सरकार और 1984 के बाद इस बैठक में भाग लेने वाले सभी नेताओं ने पिछले 39 वर्षों से इसी पॉलिसी पर कार्य करते हैं। शायद उसी का परिणाम है कि बिहार बाढ़ से मुक्ति नहीं पा सका। जबकि आज़ादी के पहले देश के नेताओं की मात्र एक ही बैठक ने 22 वर्षों के लिए बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिला दी थी।
आखिर उस बैठक में पॉलिसी अपनाई गई, उन नेताओं ने ऐसा क्या किया जिसके कारण बाढ़ की विभीषिका से बिहार को मुक्ति मिल गई थी। तो अब आप ध्यान से सुनिए और आगे इस वीडियो को गौर से देखिए, शायद आप इस कहानी से कभी वाकिफ भी नहीं हुए होंगे। दरअसल आज़ादी से पूर्व उत्तर पूर्व बिहार के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें देश के शीर्षस्थ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। 1942 में बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित उस बैठक में 50 से 60 हजार लोग शामिल हुए थे। बैठक में उपस्थित लोगों के बीच चर्चाएं हुई और यह निर्णय लिया गया उस बैठक में कि कोसी नदी की पानी को बांध बनाकर रोका जाए, यानी डैम बनाया जाए, और जरूरत के मुताबिक नहर बनाकर उस नहर में नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ा जाए, जिससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो पाएगी और बाढ़ का पानी नियंत्रित भी रहेगा। जानते हैं, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस बांध की मजबूती के लिए नहर के बांध पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की बहाली की जाएगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पेड़ पौधे के रूप में सरकार को एक बड़ी संपत्ति भी मिल जाएगी और किसानों में खुशहाली आएगी, लोगों के सामने रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होंगे। और देखिए, ऐसा हुआ भी। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री ने नेपाल सरकार से डैम बनाने पर सहमति बनी। उसके बाद 1952 में डैम का निर्माण शुरू हुआ और 1962 में इस डैम का उद्घाटन भी हो गया। यानी उत्तर पूर्व बिहार के अलग अलग भागों में बनाए गए सभी नहरों में पानी छोड़ा जाने लगा, खेतों की सिंचाई होने लगी, नहरों पर लगाए गए पेड़ पौधे और नहर की मजबूती की निगरानी करने के लिए वन पोषक और सुरक्षा गार्डों की भी नियुक्ति की गई। आपको यहाँ बता दें कि निर्माण के दौरान इंजीनियरों ने कहा था कि इस डैम के बांध और नहर के बांध की आयु 20 से 25 वर्ष है, इसलिए समय समय पर इसकी निगरानी और मरम्मती करना आवश्यक होगा। और देखिए, ठीक वैसा हुआ भी। 22 वर्ष के बाद नवहट्टा के पास 1984 ईस्वी में बांध टूट गया। लोगों में हाहाकार मच गया, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों हेक्टेयर फसल की क्षति हुई। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह। हालांकि उस वक्त उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव राहत पहुंचाई। उस वक्त बांध को बांधा भी गया, लेकिन इंजीनियरों ने जैसा कहा था उस तरीके से न तो बांधों की निगरानी की गई और न ही कभी मरम्मती की कार्रवाई की गई। नतीजा हुआ कि 22 वर्ष बाद यानी 1984 ईस्वी में नवहट्टा के पास बांध टूट गया। और देखिए, उसके बाद से नहरों के बांध के टूटने का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसके कारण इस क्षेत्र में लगाए गए सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई। हर साल व्यापारियों के सभी गोदामों में पानी भर जाता था। परिणाम हुआ कि व्यापार करने के लिए राजस्थान से आए मारवाड़ी धीरे धीरे बिहार से पलायन करने लगे। अधिकांश व्यापारी अपने व्यापार को दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर लिया। गन्ने के साथ साथ कपास की खेती समाप्त हो गई। किसान कर्जदार होते गए और इस क्षेत्र के लोग पलायन करते गए, जिसे आज तक वापस नहीं लाया जा सका। और ऐसा नहीं है कि इस दौरान बिहार में जल संसाधन मंत्री नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि आपदा मंत्री नहीं बनाए गए या फिर मुख्यमंत्री विहीन रहा बिहार। आईएएस अधिकारियों की कमी थी बिहार में, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको बता दूं कि जिस वक्त 1984 ईस्वी में नवहट्टा के पास बांध टूटा, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह। उसके बाद बिंदेश्वरी दुबे हुए, भागवत झा आजाद हुए, सत्येंद्र नारायण सिन्हा हुए, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बने। और मौजूदा वक्त में फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार भी लगातार बाढ़ से पूर्व हर वर्ष तैयारियों का जायजा भी लेते रहे हैं और समीक्षात्मक बैठक भी करते रहे हैं। तो फिर बाढ़ से मुक्ति क्यों नहीं पा सका बिहार? आखिर नीतीश कुमार की ये कौन सी पॉलिसी है? आज इसे समझने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस वक्त मधुबनी में देश के बड़े बड़े नेताओं द्वारा बैठक की गई और निर्णय लिया गया उस बैठक में कि सभी नदियों की पानी को बांध बनाकर उसे रोका जाए और नहर बनाकर नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ा जाए, और फिर जिस वक्त भीमनगर में बराज बनाया गया
ठीक उसी वक्त देश के अन्य राज्यों में भी, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी नहर परियोजना लागू की गई। उन राज्यों में भी नदियों को बांधा गया, नहर बनाए गए, लेकिन बिहार में नहर परियोजना दम तोड़ दी और अन्य राज्य इसी नहर परियोजना के दम पर किसानों को उन्नत बना दिया। नदियों के पानी को नियंत्रित करके अपने राज्यों को विकसित राज्य की श्रेणी में ला दिया, लेकिन बिहार पिछड़ते चले गए। क्यों? क्योंकि अन्य प्रदेश की सरकार ने नहर के रखरखाव और मरम्मती पर ध्यान दिया, उसकी निगरानी की, उसे और विकसित बनाया, उसी नहर पर किसानों की सुविधाओं के लिए सड़कें भी बनवाई। लेकिन बिहार सरकार नहर की मरम्मती और रखरखाव की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। आखिर क्यों? जब एक बैठक ने 22 वर्षों तक बिहार में बाढ़ से मुक्ति दिला दिया था, जिस एक बैठक की पॉलिसी ने किसानों की जिंदगी बदल दी, उस बैठक की नीतियों पर बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार, काम क्यों नहीं करते? जिस बैठक के नजरिए ने बिहार में सिंचाई विभाग को जन्म दिया, हजारों लोगों को रोजगार दिया, उस नजरिए पर नीतीश कुमार की अपनी आंख क्यों बंद रखे हैं? उस बैठक की जिस प्रक्रिया ने इन्वेस्टर के रूप में मारवाड़ी को ले आया, उस प्रक्रिया पर नीतीश कुमार और उसके अधिकारी काम क्यों नहीं करते? इसलिए आज ये सवाल उठता है कि कहीं नेताओं और अधिकारियों की नज़र बाढ़ के दौरान बांटी जाने वाली राहत पर तो नहीं है? कहीं उनकी नज़र बाढ़ के दौरान सरकारी खजानों से खर्च होने वाली राशियों पर तो नहीं है? आपकी नज़र में क्या है? नीतीश कुमार के इस बैठक से बिहार को क्या लाभ होने वाला है? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।